हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया चल रही होगी तैयारी। और आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज और देनी थी। क्या न्यूज है ये कि आईबीपीएस पीओ का जो रिजल्ट है वो आ चुका है जी। तो अपना रिजल्ट जाके चेक कर लें साइट पे आईबीपीएस की, है ना। और इसके अलावा एलआईसी के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वो भी आप डाउनलोड कर लेना अपने एलआईसी AAO के। जैसे जैसे मुझे जो भी न्यूज मिलती रहेगी मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। और एक आज अपने कमेंट देखे थे मैंने कल वाली वीडियो में, तो उसमें कमेंट आए थे कि सर क्लासेस तो अच्छी है बट थोड़ा बड़ा लिखा करो। ठीक है जी, जरूर बड़ा लिखेंगे, आपकी बात जरूर मान लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास को मतलब पूरा देखा और चीजों को बताया कि ऐसा कीजिए सर, ऐसा कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपने हमारी कमियों को हमें बताया। ठीक है। और एक चीज आई थी कि सर थोड़ा बड़ा लिखे और लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल पूछेंगे जी, आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, पर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा और उसके साथ साथ और लोगों से भी शेयर करके उनको कमेंट सेक्शन में फीडबैक लेनी होगी। ठीक है, यह काम आपका रहेगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर था वो अपना पूरा हो चुका है। इसके बाद में अगला चैप्टर है अपना बायोलॉजी का मुनेरा जगत। वैसे तो बुक्स में पता है क्या दिया होता है? बुक्स में सिर्फ दिया होता है कि 10th लेवल का, लेकिन ये 10th लेवल के ऊपर से हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं आपको वहां से भी करवाऊंगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, बहुत इजी चीजें आराम से समझ में आएगी। अगर आपको रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री समझ में आ रहा है तो ये तो फिर चीज ही क्या है आपकी आगे ना। आपको साइंस निरंतर शुरू करवा रहे हैं और साइंस में दिक्कत हो, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चलिए, आपने जब साइंस का इंट्रोडक्शन किया था, अगर कोई बच्चा ये क्लास पहली बार देख रहा है तो वो पीछे वाली क्लासेस बायोलॉजी वाली क्लास जो आपकी है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर चेक कर ले भाई, क्योंकि बीच में से कोई चीजें नहीं समझ में आती। किसी भी सब्जेक्ट में आप बीच में आते हो तो आपको कुछ पीछे वाला कुछ नहीं समझ में आता। खास करके साइंस की तो एक खास बात है, अगर साइंस को 0 लेवल से शुरू करना चाहते हो वो शुरू से जाकर क्लासेस देखिए, ताकि वो सारी चीजें बैक टू बैक समझ में आती रहे। बीच में से जाकर देखते हो कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बाद में बोलते हो कि कंटेंट अच्छा नहीं है। तो देखो भाई, और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जिसने भी मेरे क्लासेस देखे उन्होंने यही बोला कि सर आप कंटेंट अच्छा करवाते हो, थोड़ी सी क्वालिटी को सुधारो। बिल्कुल सुधारेंगे जी। मतलब आप इतना बोल रहे हैं कंटेंट अच्छा है तो ये क्वालिटी तो देखो सुधर जाती है। वीडियो की क्वालिटी हो गई, व्हाइट बोर्ड की क्वालिटी, ये तो सुधर जाती है, ये नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, मतलब आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपना चैप्टर है अगला मुनेरा जगत। देखो, अब आपके लिए नया तो नहीं है ना, चलो जिसके लिए नया है उनको बता देता हूं। अपने जब वर्गीकरण किया था, ठीक है, पहले द्विजगत प्रणाली पढ़ी थी, नामकरण पद्धति पढ़ी, ये सारी बातें आप पढ़ के आ चुके थे। ठीक है, उसके बाद में R.H. विटेकर नामक एक वैज्ञानिक है, क्या नाम है उसका? देखो, R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे जो अपना जगत है ये, इसको 5 जगतों में बांटा था। कितने जगत में? 5। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव तक 5 जगत कौन कौन से थे जी? पहला था हमारा मुनेरा, लिखो साथ साथ मुनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, और चौथा हो गया आपका प्लांटी, और 5वां हो गया आपका एनिमेलिया। अब देखो, प्लांटी को जी पादप जगत भी कहते हैं और वनस्पति जगत भी कहते हैं, इसको जंतु जगत भी कहते हैं और प्राणी जगत भी कहते हैं, इसको कवक जगत भी कहते हैं और इसके अलावा फंजाई भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें अपने पीछे कर चुके हैं। आज अपने मुनेरा को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके भी आगे और डिटेल में चलेंगे। लगभग इसकी 5 या 6 क्लासें बनाऊंगा भाई मैं, तो घबराना नहीं है, बैक टू बैक बने रहना है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप इसका, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलिए करते हैं शुरू। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लीजिए। चलिए, मुनेरा जगत समझ में आ गया होगा। तो देखो, वहां पर मुनेरा जगत का जब उसने R.H. विटेकर ने किया तो क्या किया उसने? जो विभाजन पहला विभाजन किया था, जो पहला स्टेप किया था, उसने किया था आधार क्या माना था? विभाजन का पहला आधार माना था कोशिका का प्रकार। क्या मानना था प्यारे बच्चों? कोशिका का प्रकार। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? अगर किसी को नहीं पता है तो भैया कोशिका वाला चैप्टर देख लेना, 8 क्लासेस हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। कोशिका होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी?
एक होती है प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक, कौन सी? प्रोकैरियोटिक। और दूसरी होती है जी आपकी यूकैरियोटिक, कौन सी? यूकैरियोटिक। बहुत बार करवा चुका हूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं, कौन सी होती है भाई? चलिए बताते हैं प्रोकैरियोटिक कौन सी होती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको बोलते हैं बेटा जी असीम केंद्र की, असीम केंद्र की, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ससीम केंद्र की। असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, ये इसके दो नाम होते हैं। यानी कि प्रो का मतलब, अब याद मैंने बहुत बार आपको करवा दिया है, बहुत बार याद करवा दिया। प्रो का मीन्स पुराना, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। कोशिका में पूरा डिटेल से इसकी वीडियो बनाई हुई है भाई। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुरानी कोशिका या पुराना केंद्रक वाली कोशिका। यू का मतलब न्यू, कैरियो का मतलब नया, तो नया केंद्रक। क्या जी? नया केंद्रक यानी कि नई कोशिका। अब पुरानी कोशिका क्या होती है? अविकसित, और नई कोशिका विकसित। तो क्या मैं इसको अविकसित कोशिका लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। इसको विकसित लिखता हूं? आपके हाथ में मार्कर है सर, कुछ भी लिख सकते हो। नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते। वीडियो मैं अकेला नहीं, अकेला तो मैं बना रहा हूं, लेकिन अकेले देख नहीं रहे ना, हजारों बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। ये दो बातें आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। तो उसने क्या किया? उसने जब विभाजन किया तो दो डाल, क्या माना? कोशिका के प्रकार को। तो जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक, क्लियर? प्रोकैरियोटिक। तो उस जिस जीवों में, जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उसको उसने रख दिया मुनेरा जगत में। कौन से जगत में प्यारे बच्चों? मुनेरा जगत में। चलिए जी, ये बात भी आपको समझ में आ गई है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है सभी प्रोकैरियोटिक जीव, यानी कि जिन जीवों की कोशिका कौन से प्रकार की है? प्रोकैरियोटिक है, यानी कि जिन जीवों की कोशिका क्या है? अविकसित है। अविकसित का मतलब क्या है सर, समझाओ? बिल्कुल समझाते हैं जी। अविकसित कोशिका का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर केंद्रक बिल्कुल पाया जा रहा है, ये हमारा केंद्रक हो गया, और केंद्रक में आपको पता है गुणसूत्र होते हैं। तो ये केंद्रक के ऊपर ना केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है ये केंद्रक होता है हमारा, ये कोशिका होती है, और ये कोशिका के ऊपर वाले भाग है, तो इसे कोशिका भित्ति लिख देता हूं मैं साथ के साथ, कोशिका भित्ति। ये बीच वाला जो भाग है ये होता है आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के बीच में भाग होता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ये है अनुवांशिक पदार्थ, जो धागेनुमा संरचना है वो होता है आपका जी अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इतनी चीजें होती है। अब यहां से ध्यान से देखो, इसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है, केंद्रक पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अनुवांशिक पदार्थ, इतनी चीजें हैं। आपको अन्य कोशिकाएं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे, तो ये अविकसित कोशिका, बस केंद्रक है। और केंद्रक में क्या है? अनुवांशिक पदार्थ जो कैसे पड़े हैं? खुले पड़े हैं, यानी कि कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है। बस कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बना देते हैं? ये आपको मैंने पिछली क्लास जो अपना कोशिका वाला चैप्टर है उसमें बता दिया था, जीव द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बना देते हैं प्यारे बच्चों? जीव द्रव्य बना देते हैं। और जीव द्रव्य में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ खुला पड़ा रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए और आरएनए, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए करवा चुका हूं भाई, मैं बहुत बार करवा चुका हूं। तो ये आपका खुला ही पड़ा रहता है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली बात होगी सभी प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे इसमें, किसमें? मुनेरा जगत में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको पता लग गया है। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो होगी कि कौन से जीव आएंगे जी? प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। इसका एक बार एसेस लीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको मैं एक चीज और बताता हूं। चलिए इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं। देखो घर पे वीडियो शूट करते हैं तो आपको पता है थोड़ी सी बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है भी। चलिए कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान मत देना,
अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। दूसरी बात बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीव, ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है कि जीव कौन सा होगा, एक ही कोशिका होगा, यानी कि जो जीव होगा वो क्या होगा, एक कोशिकीय, मतलब उस जीव का शरीर होगा जो संपूर्ण शरीर किससे बना होगा, संपूर्ण शरीर केवल एक सिंगल सेल होगी, क्या होगी, एक सिंगल सेल, बस इसी से वो अपना पूरा, मतलब उसका जो हमारी बॉडी है, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर एक ही कोशिका है क्या, नहीं सर, हमारी बॉडी के अंदर इन्फिनिटी कोशिकाएं हैं, ठीक है। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं और तंत्र से शरीर बनते हैं, यानी कि हम तो 4-5 स्टेप आगे हैं। लेकिन जो मुनेरा जगत का है उसकी बेचारा एक ही सेल है, पूरा शरीर ही एक सेल से बना हुआ है। अब इसने अगर 1 से 2 बना लेगा तो ये नई जीव बन जाएगी, इस तरह से, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर। चलिए ये एक लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली बात वो क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट लेना में साथ के साथ, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि जो मुनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी स्थान जैसे आप समझ लीजिए कि जहां जीवन संभव हो सके, जहां पर आप जीवन की कल्पना कर सकते हो, भी यहां पर जीवन हो सकता है, वहां पर भी ये पाए जाएंगे, जहां पर जीवन की संभावना हो सके, यानी कि चाहे जंगल हो, चाहे पानी हो, समुद्र हो, तालाब हो, रेगिस्तान हो, मरुस्थल हो, ठीक है, झरने हो, नदियां हो, टेम्परेचर बहुत कम हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, हर जगह पाए जाएंगे। कितने डिग्री, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस तापमान भी वाले झरनों में भी ये पाए जाते हैं। 80 डिग्री तापमान पर भी ये मुनेरा जगत वाले जो जीव है जो पाए जाते हैं, यानी कि यहां पर मैंने लिख दिया कहां पर पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर जीवन की संभावना हो या हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। अगर हम कल्पना करें ना कि यहाँ पर जीवन हो सकता है, यहाँ पर कोई जीव हो सकता है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप 0.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रह लोगे, मुझे तो नहीं लगता कोई रह लेगा, ठीक है। लेकिन ये सूक्ष्म जीव अगर वहां पर इमेजिनेशन किया जाए कि हो सकता है कोई जीव रहे, तो वहां पर भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, कौन, मुनेरा जगत, ठीक है। चलिए शारीरिक संगठन, यानी कि अब बात कर रहे हैं कि शारीरिक संगठन यानी कि शरीर किसका बना होता है, तो अपने पीछे बात कर चुके हैं कोशिकीय संगठन, किसका, कोशिकीय संगठन, यानी कि संपूर्ण शरीर होता है ना वो एक सिंगल कोशिका का होता है। ऊपर बात कर ली कि शरीर एक ही कोशिका है, तो कोशिका से उत्तक थोड़ी बनेगा भाई, कोशिका से उत्तक क्या होता है, उत्तक होता है प्यारे बच्चों, उत्तक कोशिकाओं का समूह है, कोशिका का समूह है। अभी इसके बारे में जब अपना टॉपिक आएगा उत्तक, तो इसकी चर्चा अपने बाद में करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, शारीरिक संगठन कैसे, कोशिकीय, यानी कि शरीर कोशिका के अलावा आगे बढ़ ही नहीं सकता। आनुवंशिक पदार्थ, अब कोशिकीय संगठन है तो आनुवंशिक पदार्थ झिल्ली बहीन, यानी कि आपको पता है जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम वो कहां पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, और केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है, एक झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो इस पर क्या होता है, झिल्ली बहीन, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ तो खुले पड़े रहते हैं, कहां पर, जीव द्रव्य में। अब आपको पता है, देखो कोशिका वाले चैप्टर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग कौन करता है, बहुत डीपली क्वेश्चन है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग कौन करता है, ये आपका मान लीजिए कोशिका है, ये आपका केंद्रक है, यहाँ पर केंद्रक द्रव्य, यहाँ पे कोशिका द्रव्य, तो इन दोनों को अलग कौन करेगा शरीर में, दोनों को तो केंद्रक झिल्ली अलग करेगी। कौन अलग करेगी, केंद्रक झिल्ली अलग करेगी। अगर मैं हटा दूं तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स, और मिक्स होकर ये क्या बना लेंगे, जीव द्रव्य। ये बोल रहा है कि झिल्ली तो है नहीं, तो जीव द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, बिखरा पड़ा रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, कोशिका भित्ति। तो अब आपको एक बात पता लगी कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है कोशिका भित्ति, ये रे कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है मेरे बच्चों। अब कोशिका भित्ति तो होती है सैदृढ़, यानी कि कठोर, सैदृढ़ मतलब हार्ड होती है। किसकी बनी होती है, ये याद रख लेना, ये बनी होती है प्यारे बच्चों पॉलीसेकेराइड, किसकी, पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल की, पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल की यह बनी होती है, किसकी, कोशिका भित्ति, किसकी, मुनेरा जगत या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, वैसे तो पूरी स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड व एमिनो अम्ल। तो क्लास को साथ साथ शेयर करते रहे भाई, बहुत अच्छा, मुझे तो पढ़ाने में मजा आ रहा है,
और आपको भी पढ़ने में मजा आना चाहिए क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, इसमें कोई आपको किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। केंद्रक झिल्ली पीछे बात कर चुके हैं, अनुपस्थित। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय रिक्तिका अनुपस्थित है। सर ये नाम हमने, अगर कोई बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है तो उसने शायद पहली बार सुने हो, बाकी अगर जो मेरे साथ पुराने से जुड़े हुए हैं तो इनके लिए ये नाम नया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग होता है, गोल्जी काय कोशिकांग होता है, रिक्तिका भी कोशिकांग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑफ पावर हाउस बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। एक्रोसोम का, एक्रोसोम से ये एक्रोसोम होता है वो टोपीनुमा संरचना शुक्राणु की, वो गोल्जी काय की बनी होती है। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है, जंतु कोशिका में छोटी पाई जाती है ना। ये सारी बातें आपने बताई थी। तो प्रोकैरियोटिक में ये क्या होती है, कोशिकांग। यहाँ पर ये चीज लिखो, आप यहाँ पे लिखते हो मुख्य कोशिकांग अनुपस्थित है, मुख्य कोशिकांग अनुपस्थित, इसमें प्रोकैरियोटिक में मुख्य कोशिकांग अनुपस्थित। मजा आ रहा है क्लास में? चलिए इतनी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। उसके बाद में बोल रहा है कि पोषण, पोषण यानी कि अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल आप बांध सकते हो पाया जाता है, तभी तो प्रकाश संश्लेषी है। रसायन संश्लेषी भी है, यानी कि रासायनिक पदार्थों से भी अपना ये भोजन ग्रहण करते हैं। और परपोषी भी है, यानी कि कहीं से कुछ भी मिले खुद भी बना लेंगे, दूसरों से भी ग्रहण कर लेंगे, जैसे मिलेगा वैसे खा लेंगे, कोई दिक्कत इनको नहीं है। अब सीधी सी बात है, सभी जगहों पर पाए जा रहे हैं, सभी जगहों पर पाए जा रहे हैं। अब देखो मान लीजिए आपको क्या करना है, वैसे देखा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका की तरह बनना है, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और मतलब स्वयंपोषी भी, परपोषी भी, यानी कि आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, है ना। आपको कोई सा भी सब्जेक्ट बोल दे कि आप ये पढ़ाइए तो बस हाँ मुझे आता है, बस स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट पे कमांड होती है, वैसे आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होते हो, ठीक है। और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब मैंने पहले यूट्यूब पर मेरी क्लास ली थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उस क्लास में आप मेरी वॉइस चेक कर लेना, मेरे पढ़ाने का तरीका चेक कर लेना और आज की क्लास का चेक कर लेना, आपको दिन रात का फर्क आएगा, ठीक है। तो वो कहावत तो सुनी होगी, मुझे ज्यादा वो आती नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है और पत्थर पे निशान, ऐसा कुछ होता है ना। तो सीधी सी बात है, अभ्यास करने से भी सारी चीजें सुधरती हैं, तो आपको भी लगातार प्रयास करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, रसायन संश्लेषी होता है और परपोषी भी होता है। इसके बाद में इसके कुछ सदस्य, यानी कि मुनेरा जगत के कुछ सदस्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। सर ये शब्द कुछ समझ में गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो नाइट्रोजन चक्र वाला चैप्टर देख लेना भाई, उसमें मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण अच्छे से समझाया हुआ है। नाइट्रोजन चक्र की 14-15 मिनट की वीडियो है, चेक कर लेना उस पर, ठीक है। सारी चीजें आपको करवाई हुई है, बस आप लगातार देखो, बस कंटेंट को देखो। फिर भी मैं आपको बता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट व नाइट्राइट में परिवर्तन। कौन करता है? जीवाणु करते हैं जी। कौन करते हैं? जीवाणु करते हैं, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो कुछ सदस्य होते हैं, उसके बारे में जब अपने आगे इसको चैप्टर में करेंगे तो और डिटेल से करेंगे। अब मुनेरा जगत को ना 4 जगत में बांटा गया, आगे उप जगत कह सकते हो या 4 इसके जगत और कह सकते हो। कौन कौन सा? पहला होता है जीवाणु। चलो अपने जीवाणु की बात कर लेते हैं। इसकी जीवाणु की, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं जी बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी बहुत बार बता चुका हूं सर, बैक्टीरियोलॉजी, है ना। जीवाणु की खोज सर बहुत बार बता दिया आपने, अब तो याद हो गया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें जीवाणु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, बहुत बार करवा दिया, ठीक है। अब जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं जी? पौधों से अलग होते हैं। क्या होते हैं जी? पौधों से अलग होते हैं। इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जिससे पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है उससे अलग होती है। और प्रकाश संश्लेषण भी ये करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु करते हैं, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये क्या बात हुई सर, मजा नहीं आया? देखो जीवाणु क्या है? जीवाणु होता है जी, इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। अब स्वपोषी है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्लोरोफिल होता है,
क्लोरोफिल होता है लेकिन नहीं होता। ये जो क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल नहीं होता। तो सर क्या होता है, इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है ना, वो बेटा क्लोरोफिल होता है इससे अलग होता है, क्लोरोफिल से बहुत अलग होता है। क्लियर? तो ये आपको बैक्टीरियो क्लोरोफिल याद करना है और इसके द्वारा ही ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगली बात, ये आपका जीवाणु की 2-4 बातें होगी। इसके बाद में पहला इसका मुनेरा देखो तो 4 भागों में बांटा। पहला आपका जीवाणु, दूसरा है आपका एक्टिनोमाइसिटीज। क्या नाम है, मैं और बड़ा बड़ा लिख देता हूं आपके सामने। कौन सा? एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, इसमें ये जो होता है ना वो कवक के समान होता है। किसके समान? कवक के समान होता है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, अब ये भी जीवाणु ही होता है, कवक के समान जीवाणु होता है, कवक के समान है, शारीरिक संरचना भी कवक के समान होती है। इसका जो महत्वपूर्ण वंश है, इसका एक मुख्य वंश होता है, वो आपको नाम याद रखना है, वो आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिटिन। माइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, यही है ना। अब देखो स्ट्रेप्टोमाइसिटिन आपने कहीं सुना होगा, मेरे तो अभी भी दिमाग में आया। स्ट्रेप्टोमाइसिटिन जीवाणु है, क्या है? ये जीवाणु क्या है, ये बात आप मानते हो? हाँ सर, ये तो हमने मान लिया। लेकिन आप थोड़ा सा याद करो, क्या हमने जब मानव रोग चैप्टर किया तो यहां पर हमने इसका बहुत नाम लिया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, 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 दवाइयों के रूप में ना। तो दवाइयों के रूप, तो यहां पर आप एक लाभदायक जीवाणु के बारे में अपने बात करेंगे, तो वहां पर जब लाभ जीवाणुओं के लाभ करेंगे ना, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप यहां से भी कह सकते हो। इसके बाद में आर्के बैक्टीरिया, अगला है आपका आर्के बैक्टीरिया। तीसरा कौन सा हो गया? आर्के बैक्टीरिया, प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि। यानी कि सबसे पहले अगर माना जाए, जो पुराने टाइम में जो जीवों का विकास हुआ था, वो कुछ इसका प्रतिनिधि कौन था? ये आर्के बैक्टीरिया सर्वप्रथम आप मान सकते हो कि आए थे। ठीक है, इसलिए इन आर्के बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीवित जीवाश्म। सर ये जीवित जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं जो हमें पुराने टाइम का पता बताते हैं कि अब जैसे अपने डायनासोर देखे होंगे या डायनासोर के विशेष मिलते हैं, तो वो जीवाश्म के रूप में मिलते हैं ना, कि हाँ ऐसा था पहले। क्योंकि हम आज से अगर 400-500 साल पहले देखें, जैसे कोई भी अपने सभ्यता की खोज होती है, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, उसके बारे में देखें, वहां पर जो मिलते हैं जीवाश्म ही तो मिलते हैं, वहां से आइडिया लगाया जाता है कि हाँ पहले वहां ऐसे हुआ करता था, वहां पर घर ऐसे हुआ करते थे। उसी प्रकार से जो आपका आर्के बैक्टीरिया है वो एक जीवित जीवाश्म है, विषम परिस्थितियों में निवास कर सकते हैं। यानी कि आर्के बैक्टीरिया विषम परिस्थितियों में भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, उसके आधार पर इनके 3 प्रकार हैं, मेथेनोजन, हेलोफाइलस, थर्मोएडिनोफाइलस। मेथेनोजन, हेलोफाइलस और थर्मोएडिनोफाइलस, ये 3 नाम आपको एक बार याद रखने हैं। इसके बारे में अपने जब इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, अभी ये शुरुआत है, विस्तार से पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, तो ये आप याद रखिए। लास्ट है इसका साइनोबैक्टीरिया, नंबर 4। साइनोबैक्टीरिया होता है आपका स्वकोशी। इससे ना पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया है ना, ये सर्वप्रथम पृथ्वी पर सर्वाइव अच्छे से कर पाए थे। समझ आ रही बात है? यानी कि ये पहले आए जरूर थे, लेकिन ये ढंग से विकास इनका बेचारे का नहीं हो पाया, सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए तो जीवित जीवाश्म के रूप में पड़े हैं अभी तक। लेकिन साइनोबैक्टीरिया ना ये सर्वाइव कर गए भाई, ये क्या हुए, ये सर्वाइव कर गए। इसलिए पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी पर अगर जीवन की शुरुआत माने तो अपने यहां से मान सकते हैं अच्छे से सफलतम, यानी कि सफलता इन्होंने प्राप्त की थी कि इन्होंने, साइनोबैक्टीरिया ने, जीवधारियों का समूह है। यानी कि सफलतम जीवधारियों का समूह है, कौन सा होता है आपका? साइनोबैक्टीरिया। कोशिका की संरचना होती है वो शैवाल के समान होती है भाई, इनकी जो कोशिका की संरचना होती है वो शैवाल की संरचना के समान होती है, इसलिए इनको नील हरित शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। कई बार इसकी फुल फॉर्म दे देता है कि बीजीए क्या है, तो नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। कवक व लाइकेन के साथ के अलावा अन्य जीवों के साथ ये सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध बहुत बार बता चुका हूं भाई, क्या होता है कि जिसमें दोनों को ही लाभ प्राप्त हो, ये आपका सहजीवी संबंध होता है।
तो ये अपना इसका मुनेरा रिक्त का आज का इंट्रोडक्शन हो गया है, जिसमें आपको लगभग मैंने चीजें कवर करवा दी हैं, और इसके बाद में आप इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो क्लास को मिस मत करना, भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं, लैब असिस्टेंट के लेवल तक में आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। सेकंड ग्रेड की साइंस के लिए भी आपका ये काम आ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, वीडियो को और लोगों के साथ साझा भी करना है, प्रॉपर नोट्स बढ़ाने हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। करना ही क्या है आपको, वीडियो को लाइक शेयर करना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो अभी बच्चों की डिमांड आई थी कि सर क्वेश्चन दीजिए, चलो भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु कौन सी होती है? नाम बताना इसका। पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।